दोस्तों, कानून का मतलब कुछ ज़ाब्ते और असूल होते हैं ताकि हर आम और ख़ास के दरमियान बिला तफरीक फैसला किया जा सके। लेकिन जिस मुल्क में कानून ही ताकतवर के हक पे झुका हुआ हो, वहाँ जुल्म रियासत के क़याम का वाहिद सहारा बन जाता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई मुतनाज़ 27वीं तरमीम के बारे में, जिसको 13 नवंबर 2025 को सदर आसिफ अली जरदारी के अप्रूवल के साथ कानून बना दिया गया। दोस्तों, ये तब्दीली कोई मामूली तब्दीली नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के आइन, अदलिया और मिलिट्री ढांचे में बड़ी तब्दीलियां लेकर आई है। इस तरमीम में 59 क्लॉजेस शामिल हैं और इसके असरात पूरी रियासत पर मुहित हैं। अब हम आसान अंदाज में तफसील जानते हैं कि इस तरमीम में क्या तब्दीलियां की गई हैं। इस तरमीम में कहा गया है कि एक नई अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी, जो कि सिर्फ आइनी मामलात को देखेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ शहरी और इंतजामी मुकदमात तक महदूद होगी। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था कि वो खुद से सो मोटो लेकर किसी भी मुकदमे या हुकूमती फैसले पर एक्शन ले सकती थी। इसके अलावा आइनी हकूक, आइनी तशरीह और आइनी खिलाफ वर्जी पर फैसले के इख्तियारात भी सुप्रीम कोर्ट से छीन लिए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस अलग अलग होंगे, जिनकी अपॉइंटमेंट वजीर आजम के मशवरे से सदर मुमलिकत करेंगे। इससे पहले सीनियरिटी बेस पर चीफ जस्टिस और बाकी जजेस की तैनाती की जाती थी, लेकिन अब मनपसंद जजों को अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अपॉइंट किया जाएगा और यकीनन हर फैसले के पीछे एक सियासी मुफाद परस्ती नजर आएगी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक पहले ही पाकिस्तानी अदालतों की रैंकिंग 142 में से 129वें नंबर पर है, और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले ही इन अदालतों से इंसाफ का मिलना नापैद था, और अब तो इस अमेंडमेंट के बाद इंसाफ का जनाजा ही निकल चुका है। मजीद ये भी समझें कि किसी जज को अगर बगैर किसी वजह के ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो इसका पाबंद होगा, नहीं तो वो रिटायर समझा जाएगा। मतलब मनपसंद जजों से भी इंसाफ के हुसूल की उम्मीद का आखिरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है कि कहीं उस जज की ईमानी गैरत जुल्म के खिलाफ जाग उठे तो फ़ौरन उसको हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा कि आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और चलते बने। अभी ये तरमीम पार्लियामेंट से पास करवाई ही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रेजिग्नेशन पर लिखा कि इस तरमीम ने अदलिया की आज़ादी और सालमियत को मफलूज कर दिया है और मुल्क को 2 दिहाइयों पीछे धकेल दिया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 243 में तरमीम की, जिसके तहत फौजी क़यादत के बुनियादी ढांचे को नई शक्ल दी गई है। इसके तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है और अब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। दूसरी तब्दीली यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा बना दिया गया है। अब आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, यानी फौज, नेवी और एयरफोर्स तीनों की कमांड अब आर्मी चीफ के पास होगी। तीसरी बड़ी तब्दीली फील्ड मार्शल रैंक को आइनी हैसियत दे दी गई है। ये ओहदा पहले एजाजी लक़ब था, जो कि जनरल नजूब खान को भी दिया गया था, मगर अब इस ओहदे को आइनी शक्ल दे दी गई है। इसके साथ साथ जब फेडरल गवर्नमेंट किसी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज करेगी तो ऐसा अफसर जिंदगी भर अपने रैंक और मराद को बरकरार रखेगा और ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। चौथी सबसे बड़ी मुतनाज़ तब्दीली ये है कि फील्ड मार्शल को जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी यानी इस्तिस्ना दे दिया गया है और फील्ड मार्शल को ओहदे से हटाने के लिए आर्टिकल 47 के तहत हटाया जा सकेगा, यानी पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी के जरिए सिर्फ ऐसा मुमकिन हो सकेगा। ये तब्दीलियां कोई आम नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम इस्तिस्ना का इस्लाम में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता, तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स कितना ही बड़ा जुर्म कर ले, इस पर किसी अदालत में कोई भी मुकदमा ना चलाया जा सके। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर एक शख्स ने मुकदमा दायर किया तो हज़रत उमर खुद अदालत में पेश हुए। फिर जब दोनों हजरात अदालत में पहुंचे तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि काजी यानी जज की खिदमत अंजाम दे रहे थे, उन्होंने खलीफा वक्त हज़रत उमर को देकर अपनी नशिस्त खाली कर दी और चाहा कि अपनी जगह पर हज़रत उमर को बैठा दिया जाए। ये एहतराम कोई नाजायज़ बात नहीं थी, मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक ऐसा करना अदल के तकाज़ों के खिलाफ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से भड़क उठे और फरमाया, तुमने पहला जुल्म ये किया कि हाकिम और आम आदमी के दरमियान फ़र्क रखा। फिर फरमाया, जो काजी फरीकैन को बराबर ना समझ सके वो काजी बनने का अहल नहीं। इसी वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके ओहदे से माजूल कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने यह तरमीम पास तो करवा ली है, लेकिन इससे इलेक्शन में धांधली का तूफान खड़ा होगा। अब यह बात तो पक्की है कि मुस्तकबिल के किसी भी इलेक्शन में किसी पार्टी को भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेने दी जाएगी कि वो फील्ड मार्शल के ओहदे को ख़त्म ना कर दे।
और एक थर्ड पावर हमेशा एक्टिव रहेगी कि तमाम पार्टीज को एक दूसरे का मरहून मिन्नत बना दिया जाए ताकि हुकूमत वक्त को पूरा इख्तियार ना मिल सके और एक ऐसी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए जो कि एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा गुलाम रहे। इस तरमीम से पहले आर्मी चीफ का इंतखाब सिर्फ वज़ीर आज़म ही कर सकता था, जबकि अब वज़ीर आज़म को सिर्फ सदर को मशवरा देने का इख्तियार होगा। इसके बाद सदर आर्मी चीफ से मशवरा करने के बाद मुंतखब नाम को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबराह मुकर्रर करेगा। इससे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का दायरा तो मजीद मजबूत होगा, लेकिन सिविलियन बालादस्ती खत्म हो जाएगी। अब आर्मी चीफ को वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकत मिल गई है और सारे निज़ाम पर गिरफ्त भी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मुंतखब हुकूमत को सादा अक्सरियत से हटाया जा सकेगा, लेकिन फील्ड मार्शल को हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। इसको आसान अल्फाज में यूँ समझें कि हुकूमत वक्त को गिराने के लिए 172 सीटों की ज़रूरत होगी, लेकिन फील्ड मार्शल को हटाने के लिए 2/3 मतलब 224 सीटों का होना ज़रूरी है। मतलब हुकूमत का गिराना फील्ड मार्शल को ओहदे से बरतरफ करने से भी आसान होगा। इस हद तक अपना इख्तियार गंवा देने के बाद वज़ीर आज़म की हैसियत एक दफ्तर में क्लर्क की सी रह जाएगी, जिसका काम हर हुक्म पर यस सर करना होगा। लेकिन इस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाली मैंडेट से आई हुई हुकूमत से ऐसा ही तवक्को किया जा सकता है। अगर आप गौर करें तो तमाम तर इख्तियारात वज़ीर आज़म से छीनकर सदर को सौंप दिए गए हैं। अब सदर का इख्तियार वज़ीर आज़म से भी बढ़ गया है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सदर को मुंतखब करने का इख्तियार भी आने वाले वक्तों में तब्दील कर दिया जाएगा। फेडरल हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत को भी नहीं बख्शा गया। तरमीम में सूबों के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है। अब सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का चुनाव भी वज़ीर आला के मशवरे से सदर करेगा, जिसमें दीगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की राय भी शामिल होगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि फेडरल के साथ साथ सूबाई हुकूमत भी एक ऑर्डर की मुंतज़िर होगी, जिसका अपना इख्तियार मशवरे से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब हम आइन में तब्दीलियों के बाद ये देखते हैं कि फ़ौज को क्या इख्तियारात मिले हैं। सबसे पहले ये कि आर्मी चीफ को तीनों फोर्सेस आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का सरबराह बना दिया गया है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबराह भी आर्मी से होगा। फौजी बजट और पॉलिसीज का बनाना और नाफिज करना भी आर्म फोर्सेस के हाथ होगा। फील्ड मार्शल अब कानून के दायरा कार में नहीं रहा। अब कुछ भी कर ले, लेकिन कानून फील्ड मार्शल का रुख नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म को सादा अक्सरियत से हटाया जा सकेगा, लेकिन फील्ड मार्शल को हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना अब ज़रूरी है। सिविलियन केसेस को खास हालात में फौजी अदालतों में भी अब चलाया जा सकेगा, जिसमें हुकूमत बेयारो मददगार की हैसियत से सिर्फ तमाशा देखेगी। दहशतगर्दी और बागियों के खिलाफ अब सूबों में भी फौज तैनात की जा सकेगी। दोस्तों, ये तरमीम सिर्फ ऐवानों तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारा और हमारी नस्लों का मुस्तकबिल है। आम इंसान ये समझता है कि हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन हकीकत ये कि हर कानून का असर अल्टीमेटली अवाम पर ही पड़ता है। जापान में 2011 में जब सुनामी ने तबाही मचाई तो लाखों लोग बेघर होकर खुले आसमान तले आ गए, लेकिन जब खुराक और पानी को बांटा जाने लगा तो सब ने कतारों में खड़े होकर अपनी तहजीब का मुजाहरा किया। किसी को धक्का न लगा, कोई छीना झपटी नहीं हुई। और आज जापान ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका को भी 1130 बिलियन डॉलर कर्जा दिया हुआ है। इसकी वजह यह है कि जिन ममालिक में हाकिम कानून की पासदारी करते हों, वहाँ अवाम कानून को अपना मुहाफिज समझती हैं और ऐसी कौमें तरक्की करती हैं। अब भी वक्त है कि मुक़्तदर अदारे कानून को अपने ऊपर लागू करें और तरामीम अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ इन टच रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।